नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास जो आपके लिए रहेगी, तो जो आपका आबकारी का पेपर है, आबकारी सिपाही का, उसके लिए हम आज टॉपिक नंबर 7 आपके लिए डाल रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगा संसदीय समिति के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आया है आपके पेपर में। ठीक हो गया। संसदीय समिति, संसदीय समितियां। बात करें अगर संसदीय समितियों की, तो इसको आपका आर्टिकल 118 के अंतर्गत रखा गया है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 118, या आप लोग बोलेंगे आर्टिकल 118 के अंतर्गत इसको रखा गया है संसदीय समिति को। ठीक। संसदीय समितियों की अगर बात की जाए, तो इनका जो गठन है वो कौन करता है? तो इनका गठन आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक हो गया। संसदीय समितियों का गठन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक। संसदीय समितियां जो होती है, ये आपके पास दो टाइप की होती है ना। जो हमारे संसद है उसमें काम करने के लिए जो समितियां बनती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका स्थायी समिति और एक होता है आपका अस्थायी समिति, या इसको बोलते हैं तदर्थ समिति। अस्थायी को आप लोग तदर्थ समिति के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक हो गया। स्थायी समिति और अस्थायी या तदर्थ समिति, ये दो प्रकार की हमारे पास होती है। इतना ठीक है आप लोगों का। चलिए, अगर बात की जाए स्थायी समिति की, क्योंकि प्रश्न यही से बनेगा आपका, मैं आपको ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, जितना पेपर में इंपॉर्टेंट है शॉर्ट वीडियो रहेगा, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे इसमें। स्थायी समिति की बात करें तो प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष इसका गठन होगा। या आप लोग अगर कभी प्रश्न आए कि इसका कार्यकाल, तो जब प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है तो कार्यकाल मतलब अपना आप ही कितना है? 1 साल का होगा, है ना। प्रत्येक वर्ष जब हर साल नहीं बन रही है, तो जो बनेगी उसका कार्यकाल 1 साल का होगा। इतना क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। स्थायी समिति में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। जैसे एक आती है आपका वित्तीय समिति, एक आता है आपके पास वित्तीय समिति, अगली आती है यहां पर विभागीय समिति, विभागीय समिति। ठीक हो गया। अगला आ जाएगा आपके पास अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, अन्वेषण समिति, सदन समिति, है ना। इसके अलावा आपके पास आएगी सदन समिति। इसके अलावा आपके पास एक आती है जांच समिति। कौन सी समिति? एक आ जाएगी आपके पास जांच समिति। इसके अलावा एक लास्ट आपके पास आती है सेवा समिति, सेवा समिति। मुख्य रूप से ये 6 समितियां जो हैं आपके पास स्थायी समितियों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अस्थायी में आपके पास 2 समितियां आती हैं। ठीक हो गया। एक आता है आपके पास प्रवर समिति, प्रवर, या प्रवर को साथ आप क्या बोल सकते हैं, इसको संयुक्त प्रवर भी कह सकते हैं। प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति आ जाती है। और एक यहां पर आती है आपके पास संसदीय समिति, इसका नाम भी आता है संसद समिति या संसदीय समिति, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक हो गया। संसदीय या संयुक्त संसदीय समिति इसको बोल सकते हैं। इसका ही पार्ट है, ये तदर्थ में आती है, अस्थायी में पढ़ना नहीं है आप लोगों ने। ठीक। चलिए, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है वो वित्तीय समिति होती है। वित्तीय समिति पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। चलो, वित्तीय समिति में आपको डीप से पढ़ाऊंगा, लेकिन विभागीय समिति के बारे में अगर बता दूं तो अलग अलग विभागों में जांच के लिए या कार्य करने के तरीकों के लिए विभागीय समिति बनाई जाती है। अन्वेषण जो समिति आपका है, यह आपका संबंधित होती है SC ST से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित समिति कौन सी है, ये प्रश्न कभी आ जाए तो आप अन्वेषण समिति कर देना। सदन समिति क्या है? सदन समिति में वह समिति जो संसद जो आपकी होती है, या जो आपका सदन चलाने के नियम कानूनों को बनाती है, जो क्या करती है, संसद के नियम कानूनों को बनाती है, उसे बोलेंगे सदन समिति।
जांच समिति जो किसी मामले में जांच के लिए बनाई जाएगी वो जांच समिति। सेवा समिति, सेवा समिति जो क्या है आपका वेतन भत्ता आवास आवंटित करना ये सारे काम जो देखती है वो कौन सी समिति होती है आपका सेवा समिति होती है। इतना ठीक है। मेन बात करनी है हमने वित्तीय समिति की। मेन जो टॉपिक मेरे पास रहेगा वो कौन सा पढ़ना है हमने वित्तीय समिति, जहां से प्रश्न आने की संभावना थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी आपने सारा नोट कर लिया होगा। बात करेंगे वित्तीय समिति की जहां से प्रश्न आने की संभावना थोड़ा सा अधिक है। ठीक, प्रश्न बार बार यहीं से आता है। बात करें अगर वित्तीय समिति की 3 प्रकार की होती हैं। एक आती है यहाँ पर प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। एक आती है यहाँ पर लोक लेखा समिति, एक आती है प्राक्कलन समिति, एक आती है यहाँ पर आपका लोक लेखा समिति, और तीसरी यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों के पास सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम, लोक ऑप्लिक सरकारी उपक्रम समिति, या लोक उपक्रम होगा या सरकारी उपक्रम होगा, एक ही बात है, लोक उपक्रम या सरकारी उपक्रम समिति। ठीक हो गया। प्राक्कलन समिति, लोक या सरकारी उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति। ठीक, ये 3 प्रकार की। अच्छा, प्राक्कलन थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, प्राक्कलन इस प्रकार लिखा जाएगा, प्राक्कलन, हाँ ऐसा, ये प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या लोक सरकारी उपक्रम समिति। ठीक, बात करें पहले प्राक्कलन समिति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं आपसे प्राक्कलन समिति क्या चीज हुई भाई। चलिए देखते हैं पहले प्राक्कलन समिति। हेडिंग डालेंगे प्राक्कलन समिति। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आने की संभावना आपके पास है वो इसी प्राक्कलन समिति से है। ठीक हो गया। प्राक्कलन समिति से प्रश्न आने की संभावना आपके पास थोड़ा सा ज्यादा रहती है भाई। ठीक, चलिए प्राक्कलन समिति की अगर बात करें तो यह समिति गठित हुई थी 1950 में। प्राक्कलन समिति कब बनी थी? 1950 में बनी थी, जॉन मथाई कमेटी की सिफारिश पर। जॉन मथाई कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। ठीक हो गया। प्राक्कलन समिति जॉन मथाई कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। पहले इसमें 25 सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान में अगर इसमें सदस्यों की बात की जाए, सदस्यों की बात की जाए तो इसमें आपका लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता। मतलब कुल मिला के इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। 30 के 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 0। कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, ये तो इसकी रचना संरचना हमने पढ़ ली। 1950 में बनी, जॉन मथाई कमेटी की सिफारिश पर बनी। 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बात इसके बारे में अगर मैं बताऊं, प्राक्कलन समिति के बारे में, इसमें क्या होता है? कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, बजट के बाद बनाई जाती है, बजट सत्र के बाद। ठीक हो गया। बजट सत्र के बाद इसका गठन किया जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखिए, ये काम क्या करती है? मेन पॉइंट इसका क्या है? ये काम क्या करती है? तो ये क्या करती है? अपव्यय को रोकती है। अपव्यय को रोकती है। अब समझो क्या है इसका काम। आपको सरल भाषा में इसका काम अगर समझाऊं तो होता क्या है, जब अगर बजट आया, ठीक हो गया, बजट में क्या हुआ कि कुछ डिमांड की गई कि भाई इस चीज के लिए इतना बजट होगा, इस चीज के लिए, इस कार्य के लिए इतना बजट दिया जाएगा। तो उसके बाद ये कमेटी क्या करती है? अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है और ये क्या करती है? अब वे बोलती है कि जो काम बजट के लिए, इस काम के लिए जितना पैसा दिया गया है वो तो और कम पैसों में हो सकता है।
है ना। मतलब जो बजट किसी काम के लिए बना है, बाय चांस कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए 200 करोड़ का बजट बना है, तो ये समिति उस पर अपनी रिपोर्ट देती है, ये वाली कमेटी उस पर अपनी रिपोर्ट देती है कि ये काम तो आपका कितना हो जाएगा, 150 करोड़ में हो जाएगा, तो 50 करोड़ बच जाएंगी। तो ये क्या करती है, अपव्यय को रोकती है, मतलब फालतू फिजूली खर्चे को रोकती है। ठीक हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी मितव्यय समिति भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थायी मितव्यय समिति भी कहा जाता है। स्थायी मितव्यय, मितव्यय मतलब फालतू खर्चा, मितव्यय समिति भी कहा जाता है। ये प्रश्न पेपर में आता है कि किस समिति को स्थायी मितव्यय समिति कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, बजट के बाद लाई जाएगी, अपव्यय को ये रोकती है। इतना आप लोग फटाफट से नोट करेंगे, इतना आप लोग फटाफट से नोट कर लेंगे भाई। ठीक हो गया। प्राक्कलन समिति आप लोगों का क्लियर है। प्राक्कलन समिति को क्या बोलते हैं, मितव्यय समिति बोलते हैं। प्रश्न आता है इसमें कितने सदस्य होते हैं लोकसभा के, तो 30 होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के बिल्कुल 0 हो जाएंगे। मंत्री को इसका सदस्य बन सकता है, तो कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। चलिए अगला आप डालेंगे लोक लेखा समिति। अगला जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, अगली हेडिंग डालेंगे लोक लेखा समिति। ठीक हो गया। इसकी गठन जो इसका होता है 1921 में इसका गठन होता है, 1921 में। आप लोग बोल सकते हैं यह सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी, प्राचीन बोलो या सबसे पुरानी स्थायी समिति है, सबसे पुरानी स्थायी समिति लोक लेखा समिति हो जाएगी आपके पास। इसका गठन 1921 में हुआ था। आपके पास जो आया था भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप लोग उसके आंसर तो बड़े कम बच्चे देते हैं, परंतु फिर भी आज का जो वीडियो है इसका प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था, इसका कमेंट आप लोग करेंगे भाई। ठीक हो गया। चलिए, तो भारत शासन अधिनियम 1990 के तहत 1921 में लोक लेखा समिति बनाई गई थी। ठीक, लोक लेखा समिति की संरचना अगर देखें तो इसमें बात की जाए अगर सदस्यों की, तो इसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य भी आपका शामिल होते हैं। बात की जाए लोकसभा के, तो लोकसभा के यहाँ पर 15 सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के यहाँ पर 7 सदस्य भाग लेते हैं। कुल मिला के टोटल अगर सदस्य बोले तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 22 सदस्य होते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अब बात की जाए सदस्यों की, देखो इसमें लोकसभा के सदस्य भी आ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद बनती है, तो हम लोग लोक लेखा समिति को लघु संसद भी कह देते हैं। लघु संसद भी इसी समिति का नाम आता है। इस समिति को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस समिति को हम लोग लघु संसद भी कह लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए, लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ये प्रश्न भी पेपर में आता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी समिति है, तो आपका लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। चलिए फटाफट इतना लोग आप जांच करेंगे, फटाफट लिख दो भाई, इतना नोट करेंगे फटाफट से। ठीक हो गया। लोक लेखा समिति की अगर अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष की बात करें अगर, तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, लोकसभा का
या लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, जो क्या है आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वही क्या होता है आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। ये वाली बात कब लागू हुई थी? सर्वप्रथम 1967 में, है ना। सर्वप्रथम 1967 में मीनू मौसानी, जो आपका मीनू मौसानी थी, ये सबसे पहले क्या बनी थी? जो विपक्ष की नेता थी और ये लोक लेखा समिति की अध्यक्ष बनी थी 1967 में मीनू मौसानी। ठीक हो गया लोक लेखा समिति की। अब हम कार्यों की बात करें, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर बात की जाए लोक लेखा समिति के कार्यों की, तो ये क्या करती है? आपका कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। कैग की रिपोर्ट की जांच। ठीक हो गया। कैग जो है, कैग जो आपका जितना भी व्यय जो हुआ है, खर्चा जो भी हुआ है, उसकी जो कैग रिपोर्ट तैयार करता है, उसकी क्या करती है? जांच करती है। या आप लोग बोल सकते हैं कि लोक लेखा समिति के रिपोर्ट के बाद जो क्या हुआ, बजट दिया गया कि इतना पैसा इसको दिया गया, जितना पैसा किसी को दिया है किसी काम के लिए, उस पूरे पैसे, उस पूरे व्यय की जांच जो करती है, वो कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक हो गया। कैग की रिपोर्ट की जांच भी कौन करती है? लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए अब लोक लेखा समिति का और क्या अन्य काम है? तो लोक लेखा समिति क्या करेगी? जो बजट किसी दिया गया है किसी कार्य के लिए, उस बजट की पूरी जांच करेगी, है ना। यहाँ पर एक लाइन और आप लोगों ने लिखनी है कि क्या करती है? भारत सरकार जो क्या करती है? व्यय के लिए जो बजट प्रदान करती है, उस पूरे बजट की भी क्या करेगी? ये जांच करेगी। और पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे, भारत सरकार द्वारा दिए गए बजट की भी क्या करेगी? जांच करेगी लोक लेखा समिति। और फिर लोक लेखा समिति क्या करती है? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद लोक लेखा समिति क्या करती है? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है, और ये अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करती है? अपनी रिपोर्ट कैग देती है, लोक लेखा समिति देती है। जबकि आपसे प्रश्न आए कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है। कैग के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, जबकि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। कैग जो रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देती है, तो कैग क्या करती है? राष्ट्रपति के जो वित्तीय मामले हैं, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच नहीं कर सकती कैग, क्योंकि उसने तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी है। परंतु जो आपका लोक लेखा समिति है, ये राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच कर सकती है। राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच कर सकती है। वित्तीय मामलों की जांच भी की जा सकती है कैग के द्वारा। ठीक हो गया। चलिए, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच भी कौन कर सकती है? कैग कर सकती है। फटाफट नोट करेंगे इतना, आप लोग फटाफट से इतना नोट कर लेंगे भाई। कैग क्या कर सकती है? राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की भी जांच कर सकती है। सॉरी, लोक लेखा समिति। चलिए, इसमें इतना रहेगा। अब तीसरी आपके पास आती है लोक उपक्रम या सरकारी उपक्रम समिति। अगली हेडिंग डालेंगे, लोक उपक्रम या सरकारी उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, या इसको आप लोग सरकारी उपक्रम समिति भी कहते हैं। लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति, इसका गठन हुआ था आपका 1964 में कृष्ण मेनन समिति की रिपोर्ट पर। कृष्ण मेनन समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपका लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। ठीक हो गया। चलिए, इसके सदस्यों की बात करें अगर, तो इसमें भी सदस्यों की संख्या आपका लोकसभा में 15 होती है और राज्यसभा में 7 होती है। कुल मिलाकर इसमें भी आपके पास 22 सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। लोक उपक्रम समिति के अगर कार्यों की बात की जाए, कार्य क्या करती है ये, तो क्या करती है? जो सरकार की कंपनियां हैं, सरकार की जो कंपनियां होती हैं, उनमें क्या करती है?
कंपनियों की जांच करती है कि सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों में जो पैसा लगाया है वो क्या है, वहाँ पर कार्य ठीक ढंग से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर अगर सरल भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं ये क्या करती है, सरकारी कंपनियों की जांच, सरकारी कंपनियों की जांच करती है। कौन सी, लोक उपक्रम समिति। ठीक हो गया। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये इसमें कितने कितने सदस्य हैं, इनका कार्य क्या है ना। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की जांच कौन कर सकता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ा सा रहती है। ठीक हो गया। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाएंगे पेपर में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।